देखिए इसमें मैं पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहा था, इसमें विशेष रूप से फ्रैक्शनल पार्ट x की। तो मैंने यहां लिख दिया जब x 0 से 1 के बीच में है, x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है, 1 इंक्लूड नहीं है, तो x का फ्रैक्शनल पार्ट और x आपस में इक्वल होंगे। किसी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर इन्वॉल्वमेंट फ्रैक्शनल पार्ट की है तो आप लिमिट्स 0 to 1 लेके आओगे। लिमिट्स 0 to 1, अगर मैं x की वैल्यू 0.1 लेता हूं, x का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही आएगा। x की वैल्यू में 0.99 लेता हूं तो x का फ्रैक्शनल पार्ट 0.99 ही होगा। मतलब x और फ्रैक्शनल पार्ट आपस में इक्वल है, केवल 0 से 1 के बीच है। अगर 1 से आगे चले गए, 1.1 ले लिया तो x की वैल्यू 1.1, फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, आपस में इक्वल नहीं है। हमेशा 0 से 1 के बीच में x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो x के इक्वल आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल इन्वॉल्विंग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, आप उसकी लिमिट को हमेशा 0 से 1 के बीच में लेके आए। पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 1 होता है। 0 से 1 के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से। 0 से 1 के बीच में x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट रखोगे 1/2 आएगा, तो अल्टीमेटली इट इज विल बी 10 × 1/2। जो लिमिट हमारे पास है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू थी 0 से 10 के बीच में x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल आएगा? इट इज इक्वल टू 5/2। तो ये आपके पास इसमें पहली प्रॉपर्टी है। अगर मैं एक केस और डिस्कस करूं, अगर केस हमारे पास आ जाए 0 से 2π के बीच में sin x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन sin x का है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने नहीं निकाले हैं और ये असाइनमेंट में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए मैं चीजें इसमें डिस्कस कर रहा हूं। इट इज इक्वल टू, बेटा sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको चेक करना पड़ेगा कि sin x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है। अगर ये अपने आप में इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसी के इक्वल, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसके लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर है वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मैंने इसको लिख लिया 0 to π sin x dx प्लस π to 2π sin x dx। 0 to π और π to 2π। 0 से π के बीच में आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर हमारे पास जो वैल्यू होती है sin x की वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। लेकिन 0 से 1 के बीच में होगा, 1 एक जगह आता है 90 के ऊपर। अगर यहाँ पर सिचुएशन आपको लगे कि भाई 0 से 180 के बीच में एक जगह इस sin x की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 1 आना चाहिए। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आना चाहिए? 1। लेकिन ये 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं इसको फर्दर पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा। 0 to π की बजाय 0 to π/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x और dx, प्लस π/2 to π ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x और dx। पहले इनकी बात कर रहे हैं 0 से π के बीच में। आपको जब डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम बताया था, वहां बताया था कि लोअर और अपर दोनों लिमिट्स में से आप किसी भी एक लिमिट को ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ मैं अपर लिमिट शामिल नहीं कर रहा, यहाँ मैं लोअर लिमिट शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि अपर लिमिट के ऊपर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ लोअर लिमिट के ऊपर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी।
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में आपकी मर्जी है, या तो कहीं पर भी आप लोअर लिमिट को इग्नोर कर सकते हो या अपर लिमिट। मैंने x पाई बाई टू नहीं लिए यहाँ पर, x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। अब अगर x पाई बाई टू के इक्वल नहीं है तो साइन x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी मिलेगी 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में है साइन x, 0 हो सकता है इक्वल टू 0 पर, लेकिन 1 नहीं होगा। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 0 आ गया। यहाँ पाई बाई टू को शामिल नहीं करूँगा, पाई बाई टू टू पाई, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। मैंने पाई बाई टू में ब्रेक क्यों किया? क्योंकि आपको ये लग रहा था भी 0 से 180 के बीच में एक जगह साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। उस समस्या से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर सकता हूँ मैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस में सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। पहले इसे सी तक इंटीग्रेट किया, फिर सी से बी तक। कितने में इंटीग्रेट कर सकते हो, कितने में चेंज कर सकते हो? एक डेफिनेट इंटीग्रल को। पीछे वाली प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए लेस देन सी वन लेस देन सी टू लेस देन सी थ्री एंड सो ऑन सी एन लेस देन बी। तो ये एक जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो एन डेफिनेट इंटीग्रल्स का सम हो जाएगा। ए से सी वन तक, फिर सी वन से सी टू तक, सी टू से सी थ्री तक, सी एन से बी तक। वही कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ बेनिफिट क्या हुआ कि 90 इंक्लूड नहीं करा मैं, 0 से 90 तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, 0। अब बात इसकी करते हैं पाई से 2 पाई के बीच में। पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में होगी, पाई से 2 पाई के बीच में। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसको -1 लिखूंगा। अब की बार साइन एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू -1 होगी। -1 कैसे? पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इट इज इक्वल टू -1, क्योंकि इस रेंज में साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में आती है। जहां 0 है वो पॉइंट हटा दो भाई, बाकी तो सारे के सारे जहां 0 है साइन एक्स वो पॉइंट हटा दो। जब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो इस साइन एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो -1 होगा। 0 कहाँ पर आएगा? साइन एक्स एक पाई पर आएगा, एक 2 पाई पर आएगा। तो मैं इसको ब्रेक कर लूंगा, पाई टू 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 2 पाई। पाई टू 3 पाई बाई 2 में पाई को शामिल मत करना, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में 2 पाई को शामिल मत करना। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे अलग अलग में। पाई टू 3 पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई साइन एक्स और डी एक्स। बेटा यहाँ मैंने पाई को शामिल नहीं किया क्योंकि साइन पाई 0 आता है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। यहाँ मैंने 2 पाई को शामिल नहीं किया क्योंकि साइन 2 पाई 0 होता है। यहाँ भी अब पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में पाई को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, इस साइन एक्स की वैल्यू यहाँ मिलेगी और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया -1, यानी कि इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी -1 आ गई। इंटीग्रेशन -1 तो बाहर है, इंटीग्रेशन x आ गया। लिमिट्स रख दो, पाई टू 3 पाई बाई 2, ये भी -x आ गया, 3 पाई बाई 2 2 पाई। अल्टीमेटली इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल -पाई इसके इक्वल होगा -पाई। लिमिट्स रखोगे ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, x की जगह 3 पाई बाई 2 रखा, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई, पाई बाई 2 बाहर वाला नेगेटिव क्या बनाएगा? -पाई बाई 2। इस नेगेटिव को बाहर निकाल लेंगे, 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 बाहर वाला नेगेटिव क्या बना देगा? -पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 0 से 2 पाई के बीच में, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी?
माइनस पाई। हमेशा याद रखें, अगर इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें, 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ध्यान रहे साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, ए टू ए प्लस एन टी, ए टू ए प्लस एन टी, यानी कि लोअर लिमिट आपके पास, मैंने 0 से एन टी तक जो डेफिनेट इंटीग्रल निकाला है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों के अंदर कोई नॉन जीरो रियल नंबर ऐड हो रखा है। ए टू ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, इट इज आल्सो इक्वल टू n टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स। ए से ए प्लस एन टी तक, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर ए ऐड हो रहा है, ए हटाना है यहाँ से हमें। ये आपके पास 0 से एक्चुअल में क्या आएगा, पहले इसको मैं प्रूव करूंगा, इट इज इक्वल टू 0 to n t एफ एक्स डी एक्स, और फिर इससे पहले जो प्रॉपर्टी प्रूव की उसकी हेल्प से ये इसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन इसको इसमें कैसे चेंज करें वो देखें आप लोग। इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड को, ए से 0 तक, ए से मैंने यहां पर क्या लिया इसके अंदर 0, ठीक है, 0 to n t, और n t से a प्लस एन टी, a to a प्लस एन टी, तो आपके पास इसमें आ जाएगा a से 0 तक, इसको ब्रेक कर लिया, 0 से n t तक इसको ब्रेक किया, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एन टी टू ए प्लस एन टी। ये जो दोनों पार्ट है ना वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, ये एज इट इज बच जाएगा। इस पार्ट को इसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे वो देखें, मैंने x की जगह इसमें पुट कर लिया। बेटा यहाँ a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कभी आप ये सोचोगे भी a से 0 तक, डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट हमारे पास -3 to 0, 0 to -3 भी आई है प्रॉपर्टी लेने के बाद। तो आपके पास x की जगह इसमें मैं पुट कर रहा हूं एन टी प्लस वाई, डी एक्स इक्वल टू डी वाई आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई। इसके बाद नेक्स्ट लिमिट्स देखो, लोअर लिमिट x इक्वल टू एन टी है, तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई, x की जगह एन टी पुट करूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एन टी से एन टी कैंसिल, x की वैल्यू a प्लस एन टी है, तो उस केस में y की वैल्यू a प्लस एन टी पुट करोगे, एन टी से एन टी कैंसिल, y इक्वल टू a आ जाएगा। यानी कि ये लिमिट हमारे पास क्या बन गई, 0 to a, ये बड़ा पार्ट, केवल ये बड़ा पार्ट 0 to a, x की जगह मैंने पुट किया एन टी प्लस वाई डी वाई, क्योंकि t इस फंक्शन का पीरियड है, तो f ऑफ एन टी प्लस वाई इक्वल टू एफ वाई, 0 to a एफ वाई डी वाई, एंड इट इज फर्दर इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये वाला जो पार्ट था वो इसमें चेंज हो गया। पहले वाला पार्ट क्या है, a टू 0 एफ एक्स डी एक्स, दोनों की लिमिट से एक दूसरे की नेगेटिव है, लिमिट सेम बनाएंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लिमिट सेम बनाएंगे तो साइन चेंज, ये नेगेटिव हो जाएगा, a टू 0 एफ एक्स डी एक्स आपस में कैंसिल, और अल्टीमेटली मेरे पास क्या बच गया, 0 to एन टी एफ एक्स और डी एक्स, 0 to एन टी एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसमें क्या आएगा, अगला जो पॉइंट आपके पास आया ये जो है वो इसमें चेंज हो गया, और इससे पहले वाली प्रॉपर्टी यूज करके इसको मैं क्या कह सकता हूँ, n टाइम्स 0 to t एफ एक्स और डी एक्स।
प्रॉपर्टी की पहचान अप्लाई कैसे करोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगर आपके पास ए की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, ए टू ए प्लस एन टी है, इसका मतलब दोनों लिमिट्स में से अगर ए घट जाए, दोनों लिमिट्स में से ए घट जाए, तो उस केस में यहाँ पर ये जो लिमिट आपके पास है वो 0 टू एन टी हो जाएगी और उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हमारे पास दी हुई है एम टी टू एन टी। एम और एन दोनों इंटीजर हैं, लोअर लिमिट भी पीरियड का कोई मल्टीपल है, अपर लिमिट भी पीरियड का कोई मल्टीपल है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, डेफिनेट इंटीग्रल। कभी कोई बच्चा ये सोचे कि सर डेफिनेट इंटीग्रल तो नेगेटिव नहीं आ सकता, नहीं, एरिया वाला कॉन्सेप्ट अलग चीज़ होती है। उसमें हमें पहले रफ स्केच ड्रा करना होता है और रफ स्केच की हेल्प से हम चेक करते हैं कि कहाँ तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करें और कहाँ माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट करें। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है कि लिमिट्स हमेशा छोटी होगी बड़ी होगी, लोअर लिमिट हमेशा छोटी लेनी, अपर लिमिट बड़ी, वो केवल एरिया वाले केस में अप्लीकेबल है चीज़ें, केवल एरिया वाले केस में। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की दोनों, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की दोनों पीरियड का कोई इंटीजर मल्टीपल है, तो उस केस में जो डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास आएगा वो क्या होगा। ये केस आपके पास दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है m टाइम्स ऑफ पीरियड टू n टाइम्स ऑफ पीरियड। m टाइम्स ऑफ पीरियड से n टाइम्स ऑफ पीरियड तक अगर मुझे fx को इंटीग्रेट करना है, इट इज इक्वल टू जो अपर लिमिट में पीरियड का मल्टीपल है n माइनस एम, n माइनस एम टाइम्स ऑफ 0 टू t fx। बेटा डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, प्रॉपर्टी याद रखनी है, कैसे अप्लाई करूं वो याद रखना है। टी सभी केसेस में, टी का इंट्रोडक्शन में हर पार्ट में हर प्रॉपर्टी में नहीं लिख रहा हूं, टी का इंट्रोडक्शन सेम है। टी जो है इस एफ एक्स का पीरियड है, एम और एन इंटीजर है एंड टी इज पीरियड ऑफ एफ एक्स। टी जो है वो एफ एक्स का पीरियड है। अब इस केस में ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव की, मुझे इसको इसमें चेंज करना है। x की जगह मैंने पुट कर लिया m टाइम्स ऑफ t प्लस वाई, m टाइम्स ऑफ t प्लस वाई। लोअर लिमिट x इक्वल टू एम टी, y इक्वल टू 0, एम टी से एम टी कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आएगी। when x इक्वल टू एन टी, x इक्वल टू एन टी, y इक्वल टू एन टी इक्वल टू एम टी प्लस वाई, एम टी वाली टर्म लेफ्ट में आ जाएगी, n माइनस एम इंटू टी। ये हमारे पास क्या आ गया, y आ गया, वैल्यू वापस पुट करो। देयरफॉर दिस डेफिनेट इंटीग्रल बिकम्स 0 टू n माइनस एम इंटू टी और x की जगह मैंने पुट किया है एम टी प्लस वाई, एम टी प्लस वाई। अगला स्टेप 0 टू n माइनस एम इंटू टी, एफ ऑफ एम टी प्लस वाई एफ वाई, बिकॉज टी आपके पास क्या दिया हुआ है, पीरियड, एफ ऑफ वाई और डी वाई। अगले स्टेप में इसको लिख दो 0 टू n माइनस एम इंटू टी एफ एक्स डी एक्स। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा दो, सबसे पहले 0 टू एन टी, 0 से एन टी तक अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इट इज इक्वल टू n बाहर आ जाएगा, n माइनस एम बाहर आ गया, टाइम्स ऑफ 0 टू टी एफ एक्स और यही हमारे। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की दोनों इस फंक्शन का जो पीरियड है, एफ एक्स का जो पीरियड है, उसका कोई इंटीजर मल्टीपल है, तो ये आपके पास 0 से t के बीच में, 0 से पीरियड, अपने पीरियड के बीच में एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकाल के उसके साथ क्या इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाएगा, t
टी का मल्टीपल जो अपर लिमिट में है वो n और माइनस में टी का मल्टीपल जो लोअर लिमिट। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी और दी हुई इसमें, a प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी। ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी के बीच में अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं, ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी के बीच में अगर आप एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, इट इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स। पीरियड का रोल खत्म। एक केस में क्या था, नीचे था ए टू ए प्लस एन टी, लोअर लिमिट में ए अपर लिमिट में ए दोनों जगह से घट गया, एक तरह से दोनों जगह से ए क्या हो गया, घट गया। यहाँ ए था ऊपर ए प्लस एन टी था, इट इज इक्वल टू 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स एंड फर्दर इक्वल टू एन टाइम्स 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पीरियड का जो मल्टीपल है वो सेम है दोनों लिमिट्स में, एन टी और एन टी, एन टी और एन टी। यहाँ लोअर लिमिट में ए ऐड हो रहा है, अपर लिमिट में बी ऐड हो रहा है। पीरियड का रोल खत्म। ये आपके पास आ जाएगा ए से बी तक और एफ एक्स का डेफिनेट, केवल और केवल ए से बी तक एफ एक्स का डेफिनेट। कैसे, सब्स्टिट्यूशन ले लिया, एन टी प्लस वाई, एक्स की जगह क्या पुट कर लिया इसमें, एन टी प्लस वाई, डी एक्स इक्वल टू डी वाई आर। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, मैं प्रूफ साथ ले रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा होता है वास्तव में। अदरवाइज मैं सारी प्रॉपर्टी लिख देता, बेटा ये यूज़ कर लेना। पहले प्रूव कर दिया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है हर प्रॉपर्टी के साथ, उसको बार बार आप देख रहे हो कैसे अप्लाई हो रही है, क्या कुछ करना पड़ेगा, वो चीज़ें थोड़ी सी 2-3 बार आपने रिवाइज कर ली तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। एक्स की लोअर लिमिट ए प्लस एन टी है तो वाई क्या आएगा, यहीं से एक्स की जगह ए प्लस एन टी रखूंगा, एन टी प्लस वाई है, एन टी से एन टी कैंसिल, वाई इक्वल टू ए आ गया। और जब आपके पास x की वैल्यू b प्लस एन टी होगी, b प्लस एन टी, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस एन टी, या b रखोगे तो एन टी से एन टी कैंसिल, y इक्वल टू b आ जाएगा। देयरफॉर दिस डेफिनेट इंटीग्रल बिकम्स a टू b f ऑफ एन टी प्लस वाई। डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन a टू b एफ वाई डी वाई, और अगले स्टेप में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास मेनली 4 प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। पीरियोडिक जो फंक्शंस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जिसमें होगी, सबसे पहली कि पीरियड का कोई इंटीजर मल्टीपल है, 0 से एन टी तक एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो 0 से टी तक इंटीग्रेट करके उसका एन टाइम्स। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो आपके पास इसमें थी कि ए से ए प्लस एन टी तक, ए से ए प्लस एन टी तक अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, एन टाइम्स 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, यानी कि दोनों लिमिट्स में से ए हट गया। एक प्रॉपर्टी आपके पास ये होगी, और एक प्रॉपर्टी हमारे पास और क्या दी हुई है इसके अंदर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर पीरियड का इंटीजर मल्टीपल है, पीरियड का इंटीजर मल्टीपल, तो उस केस में 0 से टी के बीच में जो इंटीग्रेशन आएगा वो निकाल के उसके साथ बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, n माइनस एन। बेटा ये प्रॉपर्टीज कोशिश करें, जैसे मैंने समझा दिया, इनको प्रूव करने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली इंक्रीज होगा। कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन आपने देख लिया, फिर रिकॉर्डिंग भी आपके पास आ जाएगी, वहाँ से चेक करें कि भाई ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही, उसके अकॉर्डिंग फिर आप मेरे से बात करें। अदरवाइज ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं इनका डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ इसमें क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे अभी जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का आपका पेपर हुआ था कंबाइंड, आई थिंक 4 सितंबर को, उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ था 0 से 16 π/3 तक मोड ऑफ साइन एक्स को इंटीग्रेट करना था।
0 से 16π/3। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे कि भाई मोड ऑफ साइन एक्स, मोड के अंदर वाली टर्म कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है, मोड के अंदर वाली टर्म कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग इस रेंज को आप सेपरेट करोगे। 16π/3 है, 5π + π/3, 5π प्लस में π/3, ठीक है। इस 5π इस फंक्शन के पीरियड का इंटीजर मल्टीपल है, मोड ऑफ साइन एक्स का पीरियड पाई होगा। तो पहले तो सी वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो। क्या किया मैंने, इसको 0 से 5π तक इंटीग्रेट किया पहले, मोड ऑफ साइन एक्स और dx प्लस 5π to 16π/3 इंटीग्रेट किया, मोड ऑफ साइन एक्स और dx। इससे बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है कि भी 0 से 5π तक, पहले आप 0 to π लेते, मोड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, पाई से 2π लेते, मोड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, 2π से 3π लेते, मोड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, 3π से 4π, मोड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, 4π से 5π, मोड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अलग अलग केस, लेकिन इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस फंक्शन का पीरियड कितना है, पाई है, तो पीरियड का 5 टाइम्स था, ये 5 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स 0 to π मोड ऑफ साइन एक्स और dx। मतलब प्रॉपर्टी हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगी, कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अगला स्टेप, 0 से π के बीच में साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो मोड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, मोड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, 5π to 5π + π/3, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी। अगर इसमें आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5π to 5π + π/3 मोड ऑफ साइन एक्स और dx। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों के अंदर पीरियड का कोई सेम इंटीजर मल्टीपल ऐड हो रहे हैं। तो लोअर लिमिट के अंदर भी पीरियड का 5 टाइम्स है, अपर लिमिट के अंदर भी पीरियड का 5 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, इसको मैं 0+ लिख सकता हूँ। इट इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको लिख दोगे प्लस 0 to π/3 मोड ऑफ साइन एक्स और dx। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, यहाँ पर भी 0 से 60 के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, मोड हट गया, इंटीग्रेशन निकालने की और लिमिट अकॉर्डिंगली हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये केस मतलब कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई करोगे, सारी प्रॉपर्टी दिमाग में हो कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लेके चलोगे। एक और क्वेश्चन देखें, 0 से 100 के बीच में, 0 से 100 के बीच में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को इंटीग्रेट करना है। बेटा आप मेंस और एडवांस किसी भी लेवल तक चले जाना, प्रॉपर्टीज इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी, बस हाँ क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, इतना ही होगा बस। इसमें ये नहीं कि हमने प्रॉपर्टीज वाइज अब कुछ छोड़ दिया हो, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें हमने ड्रॉप कर दी थी कि भी जब हम इस चैप्टर का कंपटीशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, जिस इंटरवल में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे एलर वाले में, उस टाइम हम इसका कंपटीशन पार्ट डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर इसमें ये कह रहा है 0 से 100 तक x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको इंटीग्रेट करना है। ये फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल नहीं है बाहर, ये बड़ा, ये जस्ट कि भी ये सारा का सारा इसको इंटीग्रेट करना है हमें 0 से 100 के बीच। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमें अच्छी तरह पता है, ये जो x और उसके इंटीजर पार्ट का जो डिफरेंस है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। इसकी जगह मैंने फ्रैक्शनल पार्ट लिख लिया 0 to 100, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और dx। हमेशा पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी, इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड 1 होता है, अपर लिमिट 100 into 1 है, 100 into 1, तो n की वैल्यू यहाँ पर 100 आ गई, 100 आपके पास बाहर आ जाएगा 0 to 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और dx। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, हर हालत में आप उसको 0 से 1 के बीच में लेके आओगे। बेनिफिट क्या होगा, 0 से 1 के बीच में आते ही फ्रैक्शनल 0 से 1 के बीच में x का फ्रैक्शनल पार्ट और x आपस में इक्वल होते हैं, तो इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं x से रिप्लेस करता हूँ, x से रिप्लेस। अब इसके बाद आप x को इंटीग्रेट कर लो, x² 2, x² 2 इंटीग्रेशन, बाहर 100 है, 0 to 1 लिमिट रखेंगे तो 100/2 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास कितना आ गया 50 आ गया। डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को अगर आप 0 से n के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ये आपका n/2 आएगा। ध्यान रखना n इंटीजर है, n इंटीजर 0 से n तक, 0 से n तक अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा n/, कैसे, इसको मैं n टाइम्स ऑफ 0 to 1 ले लूंगा, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू x हो गई। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेट हो लिमिट, x² 2 लिमिट रखोगे तो 1/2 डेफिनेट इंटीग्रल, बाहर साथ n मल्टीप्लाई है, इसकी वजह से क्या आ जाएगा n/2 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें इसमें, एक क्वेश्चन और देखें, जैसे इसमें कह रहा है 0 से n तक, एक तो हमारे पास x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और दूसरी तरफ हमारे पास दिया हुआ है अपॉन में 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 0 से n के बीच में नंबरेटर में दिया हुआ x का इंटीजर पार्ट, ठीक है, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 0 से लेकर n तक इसका फ्रैक्शनल पार्ट। इट इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास जो डेफिनेशन होती है, मैंने बताया अगर डेफिनेट इंटीग्रल का केस है 0 से n कोई इंटीजर है, आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करोगे। फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे चेंज करूंगा, हमारे पास रिजल्ट ये होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है x में से उसका इंटीजर पार्ट हम क्या करते हैं माइनस, यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x को लेफ्ट में ले आओ, इट इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, रख दो ऊपर 0 to n x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx डिवाइडेड बाई 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और dx। ये n बाहर मत निकाल देना, कभी से n को बाहर निकाल दो, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x है वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। अलग अलग करूंगा, 0 to n x dx माइनस 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और dx, डिनोमिनेटर अलग अलग, 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और dx, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गया यहाँ पर, सेम टर्म के ऊपर नीचे
कैंसिल, n/2 आएगा ये हमारे पास बना गया, सेम टर्म ऊपर सेम टर्म नीचे। अब यहाँ इसको 0 to n को n टाइम्स 0 to 1 मत लिख देना, अब इसको भी n टाइम्स 0 to 1 लिख दो। उसके लिए इस फंक्शन का पीरियोडिक होना जरूरी है, तो x तो पीरियोडिक फंक्शन है ही नहीं, कभी यहाँ भी जल्दबाजी में और गलती से लिख दो इसको। नाउ इट इज इक्वल टू, ऊपर इंटीग्रेशन अलग, x का इंटीग्रेशन x²/2 ऊपर, लिमिट 0 to n अपॉन में, ये पीरियोडिक फंक्शन है, n टाइम्स 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और dx। यहाँ लिमिट रख दी माइनस का 1, ये भूल मत जाना इसको, ये माइनस का 1 अलग। यहाँ लिमिट रख दी x की जगह n, ऊपर आया n²/2, लोअर लिमिट 0 अपॉन में n टाइम्स, अभी बताया था ये 0 से 1 के बीच में x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो x के इक्वल होगा, इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट रखेंगे तो 1/2, डिनोमिनेटर आ गया n/2, माइनस में 1, 2 से 2 कैंसिल, एक n से n कैंसिल। तो अल्टीमेटली ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n-1, इट विल बी n-1, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड, डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड आपके पास इसमें क्वेश्चन, ठीक है, जिनमें इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट अगर आपको दिया हुआ है उस केस में हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। एक क्वेश्चन और देखें, जैसे इसमें -π/4 to n π-π/4। बेटा देखो, बुक हर बच्चे के पास है, स्टडी मटेरियल हर बच्चे के पास है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं कुछ एक हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो डायरेक्ट क्रॉस करके सीधा एक स्टेप लिख दिया, उन चीज़ों को बाहर निकालना ज़रूरी होता है, वहाँ आपको टीचर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज जो बच्चा जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करेगा, कॉन्सेप्ट का मुझे पता लग गया, मेथड का मुझे पता लग गया, रास्ते का मुझे पता लग गया, अब उसके ऊपर चलना तो मेरा काम है। भाई मैं चलूँगा तो प्रॉब्लम्स आएंगे ना, अब मुझे किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका समाधान चाहिए, ठीक है।